Yes. Good afternoon, everyone. Online, good afternoon. I hope I am audible. Yes, and visible. जो हमारा डिस्कशन चल रहा था कल रिगार्डिंग पर्सन की डेफिनेशन, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि देखो, सबसे फर्स्ट हमने देखा था चार्जिंग सेक्शन। जो चार्जिंग सेक्शन है वो आपका सेक्शन नंबर 4 है। चार्जिंग सेक्शन कहता है कि भैया कुछ कंडीशंस फुलफिल होगी तो ही इनकम टैक्स एप्लीकेबल होगा, नहीं तो इनकम टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। सबसे फर्स्ट तो ये था कि देयर शुड बी पर्सन। पर्सन की क्या होनी चाहिए? इनकम। वो इनकम कहाँ होना चाहिए? प्रीवियस ईयर में। वो इनकम स्कोप में आनी चाहिए। वो इनकम एग्जम्प्ट नहीं होना चाहिए, है ना। द इनकम शुड नॉट बी दी एग्जम्प्ट। तो हम प्रिस्क्राइब रेट से क्या करेंगे दोस्तों? टैक्स लेंगे। तो प्रिस्क्राइब रेट से क्या ले लिया जाएगा? टैक्स। ये बातें थी। तो दोस्तों पर्सन क्या होता है ये हमने समझना स्टार्ट किया था, और कल इशू था, आज बराबर है सब कुछ। तो बच्चों पर्सन की डेफिनेशन जो मैंने बताई थी आपको 2 क्लॉज 31 के अंदर दी गई है। एंड पर्सन की डेफिनेशन इंक्लूसिव है। सबसे फर्स्ट मैंने आपको कहा था इंडिविजुअल। इंडिविजुअल एक पर्सन है, ठीक है साहब। चाहे मेल हो, फीमेल हो, साउंड माइंड हो, अनसाउंड माइंड हो, मेजर हो, माइनर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकम टैक्स सबको क्या मानता है? एक पर्सन। किसी की भी इनकम होगी तो क्या लिया जा सकता है? टैक्स। माइनर भी हो तो उसके फादर के थ्रू क्या करेंगे दोस्तों? टैक्स ले लेंगे। बट यस, टैक्स कलेक्शन इनकम टैक्स छोड़ने वाला नहीं है। फिर दूसरा मैंने आपको कहा था एचयूएफ, दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एचयूएफ क्या होती है? जब एक परिवार बिजनेस कर रहा होता है तो उसे एचयूएफ कहते हैं। एचयूएफ कैसे बनती है इसका हम लोगों ने डिस्कशन किया था। शादी होते से ही एचयूएफ फॉर्मेशन हो जाता है। आप को पार्टनर्स क्या होते हैं, मेंबर्स क्या होते हैं, ये सब मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था एचयूएफ को लेके। एचयूएफ को सेपरेट पर्सन इसलिए माना जाता है ताकि टैक्स प्लानिंग की जा सके। हम अपनी कुछ इनकम एचयूएफ में शो कर सकते हैं ताकि आपका टैक्स बचे। तीसरा बच्चों यहां पर आता है आपका कंपनी। फिर मैंने आपको कहा था कि इंडियन कंपनी हो, फॉरेन कंपनी हो, कोई सी भी कंपनी हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हो, सबको कंपनी मानना है। फिर हमारा फोर्थ था पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक बात याद रखना है कि पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड्स एलएलपी। पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड्स एलएलपी। तो जो बातें एलएलपी पे एप्लीकेबल होगी वो जो पार्टनरशिप पे एप्लीकेबल होगी वो एलएलपी पे भी एप्लीकेबल होगी। इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने ये देखा था लोकल अथॉरिटी को भी एक पर्सन मानते हैं। लोकल अथॉरिटी के अंदर याद रखिएगा पंचायत भी आएगा और कैंट बोर्ड भी आएगा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, है ना, पंचायत और कैंटोनमेंट बोर्ड। यहां तक हम लोगों ने कल देखा था। अच्छा, पर्सन की डेफिनेशन जब खत्म होगी तो आपको पता चल जाएगा कोई सी कैटेगरी बचने वाली नहीं है। सबको क्या मान लेते हैं ये लोग? पर्सन। इसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों एओपी बीओआई। एओपी बीओआई दैट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। इसको आप समझने की अब कोशिश कीजिएगा। एओपी बीओआई को एक पर्सन माना गया है। देखिए, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बीओआई का फुल फॉर्म है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और एओपी का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। देखो, जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, ना तो वो एचयूएफ है, ना तो वो कंपनी है, ना तो वो पार्टनरशिप फर्म है। तो फिर क्या ऑप्शन है? तो दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं या कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं और वो ऊपर किसी कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो उन्हें एसोसिएशन ऑफ पर्सन में डिफाइन किया जा सकता है। अच्छा, आपने सुना होगा कंपनी भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है, लेकिन बच्चे कंपनी ऊपर कवर्ड है तो फिर हम उसको नहीं, पार्टनरशिप भी तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। मिलकर मिलकर लोग क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। बट वो पार्टनरशिप फर्म है, वो सेपरेटली कवर्ड हो गया। एलएलपी सेपरेटली क्या हो चुका है? कवर्ड हो चुका है। तो मैं यहां पर किसकी बात कर रहा हूं फिर? एनी गेसेस? एनी गेसेस? एनी एग्जांपल ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन यू नो? एनी एग्जांपल ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन यू नो?
जॉइंट वेंचर, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक्सीलेंट। देखो बच्चे, एक ने बोला यहाँ पर जॉइंट वेंचर, आपने सुना है जॉइंट वेंचर के बारे में, है ना? जैसे हीरो होंडा का क्या था, जॉइंट वेंचर था, दो लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है आपका, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जॉइंट वेंचर। एक एग्जांपल और जो वहां पे कहा गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी यहां पर आती है। अच्छा, ट्रस्ट भी यहां पर आता है। ट्रस्ट, ट्रस्ट को कौन चलाता है, ट्रस्टीज, तो ट्रस्ट भी यहीं पर आता है, ट्रस्ट भी यहीं पर आता है। यस, क्लब, क्लब बेसिकली सोसाइटी। अब जैसे सोसाइटी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती है, क्योंकि उनका एम प्रॉफिट अर्न करना ना हो, है ना, हो सकता है बेटा। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओस वगैरह आप कह रहे हैं, क्लब। हाँ, एक नाम बोल रहा है बच्चा, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ऐसा होता है ना कि गवर्नमेंट और पब्लिक का क्या है, जॉइंट वेंचर है ना, प्राइवेट का क्या है, जॉइंट वेंचर है। सो काफी सारे एग्जांपल आप लोगों ने दिए, वेरी गुड बच्चे, अच्छा लगा। जॉइंट वेंचर है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ट्रस्ट है, क्लब है, और एक मैं एग्जांपल दे सकता हूं आपको, ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया, है ना, फिकी करके हो गया, यहां पर बच्चों ये सब आते हैं, ट्रेड यूनियन वगैरह भी, क्योंकि एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। इसके बाद और कोई सोच सकता है, को ऑनर। देखो लकी, को ऑनर आप कह रहे हैं, लेकिन उसके लिए हम आगे डिस्कशन करेंगे, आगे डिस्कशन करेंगे, अभी बहुत इनिशियल है। आपने सोचा, बहुत अच्छी बात है, मैं बताऊंगा को ऑनर के बारे में कभी ना कभी। और कोई कह सकता है ये, तो एनपीओ है ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यहां पर आ सकती है ना बेटा। लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूं, आपने कह दिया, मैंने यहाँ लिख दिया, लेकिन बच्चे नॉन ट्रस्ट हो सकती है, या तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, या तो कंपनी भी तो हो सकती है, जो कंपनी है जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऐसी संस्था जो कि प्रॉफिट अर्न नहीं करते, तो सेक्शन 8 कंपनीज, है ना, तो अब वो तो कंपनी हो गई, आईसीआई, तो वो भी हो गया, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ गया। तो ऐसा में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो एक कॉमन वर्ड है, दैट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म क्या होगा वो डिपेंड करता है ना, वो चीजें क्या करती है, डिपेंड करती है। अच्छा, एक और, जैसे मान लो कि स्कूल में या कॉलेज में 3 दोस्त है, उन्हें अपना रॉक बैंड बना लिया, है ना, और एक गिटारिस्ट, एक ड्रमिस्ट, एक सिंगर है, मिलकर वो लोग अपना स्टेज शोज वगैरह करते हैं, तो क्या उन्हें इंडिविजुअल कह सकते हैं, नहीं। क्या वो सेम फैमिली के हैं, नहीं। क्या वो कंपनी कहलाएंगे, नहीं। क्या उनके बीच में पार्टनरशिप है, नहीं। पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड होना चाहिए, भले ही ओरल हो, रिटर्न हो, कुछ भी हो, बट डीड होना चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए, नहीं लोकल अथॉरिटी नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे उन्हें, बॉडी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब बोलोगे सर एसोसिएशन ऑफ पर्सन ये है, तो फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, व्हाट इज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो देखो, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब ये है, ऐसा एसोसिएशन, ऐसा एसोसिएशन जिसके सारे के सारे मेंबर्स नेचुरल पर्सन है, तो वो क्या कहलाता है आपका, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, वो कहलाता है आपका बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर एसोसिएशन तो है, लेकिन किसका एसोसिएशन है, सारे के सारे नेचुरल पर्सन का, सारे के सारे नेचुरल पर्सन का क्या है, एसोसिएशन है, तो वो क्या कहलाने वाले हैं, आपके बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो मैं ऐसा कह दूं, एवरी बीओआई इज एओपी, ध्यान से सुनना मेरे वर्ड, एवरी बीओआई इज एओपी, बट एवरी एओपी नीड नॉट बी बीओआई। समझे आप मेरी बात। जैसे मान लो एक कंपनी और एक पार्टनरशिप फर्म का जॉइंट वेंचर है, तो ये तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन तो है, मिलकर काम कर रहे हैं वो लोग, दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें मैं बीओआई बोल सकता हूं, बीओआई हम उन्हें कहेंगे जिसके सारे मेंबर, मतलब सारे लोग जो जुड़े हैं वो नेचुरल पर्सन होने चाहिए। यही रॉक बैंड का एग्जाम्पल लेते हैं, वो 3 दोस्त मिले थे, तो 3 दोस्त मिलकर रॉक बैंड चला रहे थे, तो इनका एसोसिएशन तो है, इनका एसोसिएशन तो है, लेकिन बताओ बच्चों, एसोसिएशन है, लेकिन
इसमें सब नेचुरल पर्सन है, तो मैं क्या कहूंगा उसको, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है ना। तो मेरा स्टेटमेंट ये था, एवरी बीओआई इज एओपी बट एवरी एओपी नीड नॉट बी बीओआई। एवरी बीओआई इज एओपी बट एवरी एओपी need not be BOI. Every BOI is AOP, but every AOP need not be BOI. Okay. सर स्कूल और कॉलेजेस किधर आएंगे? एनी एनी केसेस, स्कूल कॉलेज किधर आएंगे? हाँ, ये स्कूल नॉन प्रॉफिट होते क्या? नहीं नहीं, काहे के नॉन प्रॉफिट होते? हाँ, कोई ट्रस्ट का स्कूल है तो हो सकता है कि वो कम फीस पे क्या कर रहा हो, काम कर रहा हो। देखो एक बात समझो, आप स्कूल स्कूल को, आपके गली के आसपास कोई किसी इंडिविजुअल का स्कूल नहीं होता है क्या? है ना। तो स्कूल किसका, कंपनी का भी स्कूल हो सकता है, रिलायंस का स्कूल है, टाटा का स्कूल है, तो कंपनी का भी स्कूल हो सकता है, एचयूएफ इंडिविजुअल का भी स्कूल हो सकता है। एचयूएफ में भी आप क्या कर सकते हो, स्कूल रन कर सकते हो। तो स्कूल ऐसा नहीं होता कि एनपीओ होता है, स्कूल तो किसी ना किसी एक में कवर हो जाता है ना। तो गुप्ता जी का स्कूल है तो गुप्ता जी का स्कूल है, तो भैया गुप्ता जी का स्कूल, तो गुप्ता जी इंडिविजुअल है ना। कोई कॉन्वेंट स्कूल है, चर्च का है, तो चर्च मतलब वो ट्रस्ट का हो गया, वो हो सकता है एनपीओ हो, वो कम प्रॉफिट पे क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो सकता है ना। तो डिपेंड कर, आप है ना किसी भी स्कूल कॉलेजेस को, कॉलेज, अच्छा सब कॉलेज है तो किसी इंडिविजुअल का भी तो कॉलेज हो सकता है, किसी ट्रस्ट का भी तो क्या हो सकता है, कॉलेज। ट्रस्ट का कॉलेज होगा तो भाई कम फीस पे काम चल रहा होगा, इंडिविजुअल कॉलेज होगा, प्राइवेट कॉलेज होगा तो अच्छी फीस क्या कर रहा होगा, ले रहा होगा आप लोगों से। सो डिपेंड करता है, स्कूल कॉलेज को सीधा एनपीओ मत बोला करो, वो भी एक बिजनेस एंटिटीज है, डिपेंड करता है वो कहां पर है, कहां पर लाई करता है। एंड बच्चों आखिरी में ये लोग क्या कहते हैं पता है, एवरी अदर आर्टिफिशियल पर्सन नॉट covered above, every other artificial person not covered above, और कोई भी पर्सन बेटा जो कहीं ऊपर कवर नहीं हुआ है वो कहां कवर्ड हो जाएगा, लास्ट में। वैसे तो कोई बचेगा नहीं, बट इन स्टिल अगर कोई बच भी रहा है, देखो क्या है, दुनिया बहुत बड़ी है, अलग अलग देश है, अब अलग अलग देश में कोई ना कोई फॉर्म ऑफ बिजनेस बन गया तो, और वो आर्टिफिशियल है, तो क्या उसको इंडिया में पर्सन नहीं मानेंगे क्या? इनने आखिरी में क्या कर दिया है, एक ऑप्शन छोड़ दिया है कि कोई भी आर्टिफिशियल होगा जो ऊपर कहीं कवर्ड नहीं होगा, हो सकता है किसी देश में कोई और फॉर्म ऑफ बिजनेस हो और उसको वहां कुछ और नाम से जानते हो, बट वो आर्टिफिशियल, जैसे अपन यहाँ कंपनी बोलते हैं वहां पे वो कुछ और बोलते हो, तो भैया उसको हम क्या बोल देंगे यहाँ पर कि आप भी पर्सन है, आपको भी क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। सर कुछ एग्जाम्पल दे दो आप, तो है ना अपने इंडिया में कुछ ऐसा एग्जाम्पल दे दो यहाँ पर जिसके जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। देखो सबसे फर्स्ट यहाँ पर कैटेगरी आती है बच्चों यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी यहाँ आती है। देखो यूनिवर्सिटी को इंडिविजुअल नहीं कह सकते, यूनिवर्सिटी को एचयूएफ नहीं कह सकते, यूनिवर्सिटी फॉर्म करने के अपने खुद के क्या होते हैं, लॉज होते हैं, है ना। तो कंपनी नहीं कह सकते उसको, एओपी बीओआई नहीं कहते, ये स्कूल के ट्रस्ट कॉलेज जैसे नहीं चलती है, यूनिवर्सिटी का फॉर्मेशन अलग तरीके से होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन, यानी एनी अदर आर्टिफिशियल पर्सन हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। कॉर्पोरेशन सोल, कॉर्पोरेशन सोल मतलब ये आपने कहा, मतलब ओपीसी बोल रहे हो, वन पर्सन कंपनी कह रहे हो आप, तो बेटा वन पर्सन कंपनी तो कंपनी है ना, वन पर्सन कंपनी मतलब कंपनी, ठीक है। यूनिवर्सिटी यहां आती है बच्चों, यहां भगवान भी आते हैं, गॉड्स, भगवान से भी क्या लिया जाता है, टैक्स लिया जाता है, इनकम टैक्स छोड़ता नहीं है किसी को, भगवान को भी नहीं छोड़ा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो हमारे यहाँ पर ये पेड़ है
और ये पेड़ पे आपने सोचा कि काम करते हैं, एक मूर्ति ला के रख दी अपने हनुमान जी की, और पेड़ पे थोड़ा ऑरेंज कलर भी कर दिया, और वहां पे अगरबत्ती लगाकर आप बैठने लग गए, ठीक है। और बच्चे आते हैं और डरे रहते हैं एग्जाम के टाइम पर कुछ ना कुछ, या कोई मॉक टेस्ट के टाइम पे आप पैसे रख के चले जाते हैं, तो आपकी कमाई हो रही है वहां पे। आप बोलते हो भगवान की कमाई हो रही है, नहीं, सरकार बोलेगी भगवान से भी क्या लेंगे, टैक्स। आप बोलेंगे फिर हमसे क्यों ले रहे हो, भगवान से ले लो अब तो भगवान के पास जाके ले लीजिए टैक्स। तो बोले नहीं, उनके पैसे कौन रख रहा है, आप रख रहे हैं, तो आपको क्या देना पड़ेगा, पुजारी जी से क्या ले लिया जाएगा, टैक्स। तो मंदिर के पुजारी से टैक्स ले लेंगे। अब है ना, अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। बच्चा ने बोला कि सर हमने तो सुना है मंदिर के ट्रस्ट होते हैं, समझो, खजराना जी का क्या है, ट्रस्ट है, साईं बाबा जी का क्या है, ट्रस्ट। तो ट्रस्ट तो ऊपर आता है, आपने बोला वो ट्रस्ट है, ट्रस्टीज होते हैं। हाँ, अगर उस मंदिर का ट्रस्ट है तो वो कहां पर आएगा, ऊपर कवर्ड हो जाएगा। लेकिन मैंने बोला ना अभी, आपने पेड़ पर बैठे हो आप, आपका काहे का ट्रस्ट है, तो आपको कहां कवर किया जाएगा, आखिरी वाले पॉइंट में कवर किया जाएगा। बच्चों यहां पर है ना वो भी आ जाएंगे अपने ICAI। मैंने कहा था ना, ये स्टेटरी कॉर्पोरेशन नहीं है, इनको क्या कहेंगे, स्टेटरी बॉडी। तो ये भी आर्टिफिशियल पर्सन तो है, यहां ICAI, सेबी, ICSI, ये सब यहां आ जाएंगे, ये सब यहां आ जाएंगे। BCCI, एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो मैं एक बात बोलता हूं, देखो मैंने बोला ये पर्सन, ये सब आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन ये मत समझना कि ICAI पे, सेबी पे, ICSI पे, BCCI या यूनिवर्सिटी पे टैक्स लग ही जाएगा। बिकॉज अभी तो हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं कि वो क्या है, एक पर्सन है, पर्सन की इनकम भी हो और इनकम एग्जम्प्ट ना हो। सरकार BCCI की इनकम एग्जम्प्ट कर देती है, सरकार सेबी की, अब BCCI की इनकम एग्जम्प्ट है। कितना कमाते BCCI, IPL वगैरह से कितना अर्न कर रहे हैं भाई, लेना चाहिए ना बराबर टैक्स, है ना। आप एक सैलरीड मिडिल क्लास इंसान से तो क्या करते हैं, टैक्स लेते हैं। वो जो IPL करवा रहे हैं, IPL के एंडोर्समेंट वगैरह से, एडवर्टीजमेंट से कितनी इनकम होती है, BCCI की इनकम एग्जाम, क्योंकि वो स्पोर्ट्स बॉडी है, स्पोर्ट्स बॉडी जो है और देश में क्रिकेट के डेवलपमेंट का काम कर रही है। अभी जो नया इनकम टैक्स आने वाला है ना, उसमें एक चीज अच्छी है, ये सारी फालतू की एग्जाम्पशंस क्या होने वाली है, खत्म। इससे क्या होगा पता है, एक एक व्यक्ति पे लोड नहीं आएगा यार, अब सबको डिवाइड करो यार। आज फार्मर्स को तुमने एग्जाम कर रखा है, उल्टे उनको 10 बेनिफिट और देते हो, है ना। और गांव के लोगों को लाडली बहन योजना, बदमाश भाई योजना, पता नहीं क्या क्या योजना लगाते रखते, उसके नाम पे पैसे देते। ये सब बंद करो यार। मतलब पैसा किसका, इनका, इनसे तो लो पैसा, इनसे पैसा लेते। ICI की पूरी इनकम एग्जाम्प्ट है, अरे लो कुछ टैक्स लो, ताकि मिडिल क्लास सफर ना करे, है ना। मिडिल क्लास कमाता है, ICI कितना कमाता है, कितना फेल करता है बच्चों को, लेना चाहिए सबसे टैक्स थोड़ा बहुत, ठीक है। आप लोगों को अभी लगता नहीं होगा क्योंकि आप लोग अभी टैक्स पे नहीं कर रहे, मेरे अंदर दुख है, क्योंकि क्योंकि मैं टैक्स पे करता हूं, तो मेरे को पता है कि यार मेरे को क्या फायदा मिल रहा है टैक्स पे करके, कुछ भी नहीं मिल रहा। पता वही लाडली बहन दिख रही मेरे को तो बस हर जगह, कि मेरा पैसा वहां जा रहा है, मेरे को क्या फायदा मिल रहा, डायरेक्ट फायदा कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए ना, ये चीज है। RBI, हाँ RBI भी बेटा यहां बोल दूं मैं, लेकिन इन सब पे याद रखना, इन सब पे टैक्स लगता है या नहीं लगता है, ये डिपेंड करेगा। ओके दोस्तों, दोस्तों ये थी आपकी इनकम की सॉरी पर्सन की डेफिनेशन। क्या क्या चीज आ गई पर्सन में, इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, लोकल अथॉरिटी, पंचायत, और AOP, BOI, और आखिरी में एनी अदर पर्सन नॉट कवर्ड अबव। आपके दिमाग में कुछ आ रहा है तो मेरे से पूछ लो आज कि सर कौन सा बच गया, कुछ ऐसा सोच के होमवर्क, कोई ऐसा पर्सन सोच के आना जो कहीं कवर्ड नहीं हो पाए। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। सर्कस, एलिफेंट, सर्कस की इनकम, तो सर्कस किसी इंडिविजुअल का है बच्चे, तो लिया जाएगा, इंडिविजुअल का सर्कस हो सकता है। यार देखो गॉड है ना, गॉड को स्पेसिफिकली यहां पे रखा गया है, स्पेसिफिकली यहां रखा गया है, उनका कोई फिजिकल, देखो यार गॉड अपन है ना, आप, मैं किसी भगवान के लिए गलत नहीं कह रहा हूं, हम मानते हैं भगवान है, बट मानते हैं, एक्चुअली में किसी ने देखा है क्या, हाँ, मतलब वो दैट्स नॉट द थिंग ना। अब कृष्ण भगवान है मानते, लेकिन है तो वो इंडिविजुअली थे। अब हमारी आस्था है कि हनुमान जी थे,
तो आस्था है, तो उसको आर्टिफिशियल ज्यादा सेंसिबल लगा, इसलिए उन्होंने यहां बोला। और भगवान को तो अलग करना है ना इंसानों से यार, ये भी सोचना। उनको अलग अमन साथ में रख देंगे कि आप इंडिविजुअली मान लो, गणेश जी को इंडिविजुअल मान लो, तो फिर अच्छा थोड़ी लगता है ऐसे यार। हाँ, पाप लगेगा बिल्कुल। कॉमेडी शो कौन सी कैटेगरी में आता है? वेरी गुड क्वेश्चन। अबे कॉमेडी शो किसका? कपिल शर्मा का है, तो कपिल शर्मा ने कंपनी बना के काम कर रहा होगा, तो भाई कंपनी उसके, जैसे शाहरुख खान ने कॉमेडी शो कर रखा है, सलमान खान के प्रोडक्शन के अंदर वो कॉमेडी शो है, तो भाई कोई रेड चिलीज एंटरटेनमेंट में होगा तो कंपनी, कोई कंपनी कॉमेडी शो रन कर रही होगी, कोई इंडिविजुअल कॉमेडी शो रन कर रहा होगा। अब वो होते ना, अरे खड़े होकर स्टेज पे कुछ मस्ती करते रहते, क्या नाम बोलते हैं उनको, स्टैंड अप कॉमेडियन। वो एक क्या, वो एक शो होते देखो, अलग अलग जगह जा जाके वो लोग क्या करते हैं, वो रोस्ट करते हैं, वहीं जो लोग आते हैं उन्हीं को रोस्ट करते हैं। तो अब हाँ, समर समर वमर, तो अभी समय समय, हाँ समय रैना वगैरह ये सब। और वो अपने इंदौर का भी है एक फेमस, क्या नाम है उनका, जाकिर खान। अब अभी देखो, ये सोल प्रोवाइडर भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, या फिर इनने कंपनी बनाकर, ये कंपनी के अंदर इंटरटेनमेंट कंपनी बनाकर रन कर रहे हैं, डिपेंड करता है। मेरे को उनसे पूछना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, नाटा एकेडमी, यस। अब नाटा एकेडमी मधुजस प्राइवेट लिमिटेड है ना, आपको बिल पे ये लिखा आता है ना, क्या लिखा आता है? मधुजस प्राइवेट लिमिटेड। तो आप नाटा सर हो सकते तो इंडिविजुअल स्टेटस में भी चला सकते थे, लेकिन नाटा सर ने क्या बना रखी है? मधुजस प्राइवेट लिमिटेड। और मधुजस प्राइवेट लिमिटेड नाटा को क्या करती है? रन, ऐसा। हाँ, रिलीजियस टेंपल वगैरह। तो बच्चे टेंपल ऊपर अगर ट्रस्ट है, टेंपल के क्या होते हैं? ट्रस्ट होते हैं। तो ट्रस्ट है तो ऊपर कवर्ड हो जाएगा, और ट्रस्ट नहीं है तो फिर नीचे आ जाएंगे, है ना। जू पार्क, देखो जू पार्क का मुझे इतना पता है कि एक सिटी के अंदर जू पार्क जनरली वहां की लोकल अथॉरिटी चलाती है, ऐसा मुझे लगता है। तो देखो मेरे को उससे पूछना पड़ेगा कि यार जो आप क्वेश्चन जू पार्क वाले, बैंक अरे बैंक मतलब बैंक कंपनी है रे भाई, बैंक कंपनीज है। पुष्पा है बेटा, तू क्या करेगा लाइसेंस लेके, ये बता दे। ये बताओ, आपने चंदन वाला क्वेश्चन पूछा ना, उसका कोई आइडिया नहीं। अपन यहाँ नॉर्थ में बैठे, एमपी में बैठे, अपन को क्या मालूम साउथ में क्या चल रहा है ना। सो आइडिया ही नहीं उसका। वैसे भी बिना लाइसेंस के करते सारे काम वो। केबीसी काय में आएगा? कंपनी होगी यार, कोई इंटरटेनमेंट कंपनी चला रही होगी। मैं ऐसे पता नहीं करके बता सकता ना, मैं भगवान थोड़ी हूं बेटा कि सबका मुझे पता रहेगा। वो कोई इंडिविजुअल चला रहा होगा तो इंडिविजुअल में आएगा। जैसे है ना, मैं आपको बोलता हूं, गोवा गए क्या कभी? बहुत मासूम लोग हो रहे हैं अभी तक। ठीक है, ये आप गए हैं, गोवा जाएंगे आप, तो वहां पे कसिनो है। अब बोलोगे सर कसिनो किस में आएगा? तो कसिनो जैसे डेल्टा कॉर्प है, तो डेल्टिन रॉयल करके एक कसिनो है ना। तो डेल्टिन रॉयल करके जो कसिनो है, उसको उसकी ऑनर है डेल्टा कॉर्पोरेशन करके कंपनी। तो डिपेंड करता है। हाँ यार बेटा, कितने भी एकड़ वाले फार्मर हो तो उनकी इनकम एग्जम्प्ट होगी, है ना। कितने भी एकड़ वाले फार्मर हो। फ्रेंचाइजी किस में आती है बेटा? मैंने इंडिविजुअल ने फ्रेंचाइजी ली है, जैसे मान लो कि मैंने किसी फूड फूड रेस्टोरेंट के फ्रेंचाइजी ले ली तो इंडिविजुअल स्टेटस में आ जाएगी। मैंने कंपनी बना के फ्रेंचाइजी ली तो कंपनी में आएगी। हे भगवान, और कुछ? पूछ लो शर्माओ मत। अब पूछ ही रहे हो तो पूछ लो। आगे बढ़ता हूं ऐसे, अब रेलेवेंट क्वेश्चन खत्म हो गए। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों, पर्सन की क्या होनी चाहिए? इनकम। पर्सन की होनी चाहिए इनकम। अब देखो यार, निखिल बेटा उसकी बात अपन करेंगे जब हम एग्रीकल्चर इनकम डिस्कस करेंगे, सेक्शन 10 क्लॉज 1 करके आएगा, वहां पे मैं आप लोगों से वो डिस्कशन करूंगा। अभी क्या होगा कि वो आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो बाकी जनता के लिए रेलेवेंट नहीं रहेगा, इसलिए।
एग्रीकल्चर इनकम कैसे होती है, कौन एग्रीकल्चर करता है तो क्या होता है, कौन कौन सी चीज एग्रीकल्चर में आती है, चाय उगाना, चाय पत्ती बनाना, चाय वगैरह बनाना, ये सब एग्रीकल्चर होता है नहीं होता है, ऐसे सारे क्वेश्चन में हम जरूर एड्रेस करेंगे बट टाइम आने पे। इनकम की डेफिनेशन तो देखो दोस्तों दे रखी है 2 क्लॉज 24 में। सुना, अभी डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि डेफिनेशन बहुत बड़ी डेफिनेशन है, 45-46 पॉइंट है डेफिनेशन में कि ये चीज क्या रहेगी, इनकम। अब यार यही चीज इनकम क्या है, यही तो इनकम टैक्स में पढ़ना है कि व्हाट इज इनकम। अब पूरा इनकम टैक्स अभी थोड़ी पढ़ा सकता हूं मैं, तो इनकम की डेफिनेशन नहीं बता रहा हूं, अभी मैं बता रहा हूं आपको हाउ टू कैलकुलेट इनकम, इनकम कैसे कैलकुलेट करना है। आज आपको पता चलेंगे कि आपको इनकम टैक्स में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। देखो एक तो था इनकम टैक्स लॉ, जहां पे हमें क्या क्या पढ़ना था, एक्ट, रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स वगैरह। अब हम इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना चालू करें तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है वो आपको पता चलेगा। हाउ टू कैलकुलेट इनकम, आपको चैप्टर्स के नाम बताऊंगा, आज आपको मार्किंग्स बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर से कितने मार्क्स का आता है और कैसे शॉर्टकट तरीके से बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है। देखो एक होता है एग्जाम पर्पस के लिए पढ़ना और एक होता है नॉलेज पर्पस। नॉलेज आपको 100% क्लास में मिल जाएगा बट एग्जाम भी तो अपन को क्लियर करनी है, तो एग्जाम में कैसे स्कोर करना है ये आज मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा और बहुत ईजी है बच्चों, बहुत ज्यादा ईजी है। हाउ टू कैलकुलेट इनकम। जैसे कोई व्यक्ति मेरे पास आता है, कोई क्लाइंट मेरे पास आया और बोलता है कि सर मुझे मेरी इनकम टैक्स का रिटर्न भरना है, तो उस रिटर्न के अंदर पहले मैं उससे पूछूंगा कि भाई साहब आप बताइए कि आप रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। समझो मैं क्यों पूछूंगा ये बताओ। वो बोलता है कि मैं रेसिडेंट हूं तो मैं उससे कौन कौन सी इनकम पूछूंगा, उसकी सारी इनकम, ग्लोबल इनकम। लेकिन वो बोलता है मैं तो क्या हूं, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट हूं, तो मैं कौन सी इनकम पूछूंगा उससे, जो इंडिया से इनकम है वही। सर रेसिडेंट किसे कहते हैं, नॉन रेसिडेंट किसे कहते हैं, ग्लोबल इनकम कैसे टैक्सेबल होती है, इंडियन इनकम कैसे टैक्सेबल होती है, इंडियन इनकम क्या होती है, ग्लोबल इनकम क्या होती है। दोस्तों इसका पूरा एक चैप्टर रहेगा। तो सबसे पहले मुझे उस व्यक्ति का स्टेटस पूछना होगा। इनकम कैलकुलेट करना है तो उसका क्या पता होना चाहिए मुझे, स्टेटस। एंड बच्चों स्टेटस को क्या कहते हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस। स्टेटस को हम कहते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस। इनकम कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें यह पूछना पड़ेगा कि आपका स्टेटस क्या है। रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड करेंगे बच्चे, इसका हम एक चैप्टर पढ़ेंगे पूरा, चैप्टर 1 नाम कर देते हैं इसको। जो आपका फर्स्ट चैप्टर रहेगा, जो हम बेसिक इंट्रोडक्शन कवर कर लेंगे, तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा वो क्या रहेगा, आपका रेसिडेंशियल स्टेटस। यहां पता चलेगा रेसिडेंट कौन होते हैं, नॉन रेसिडेंट क्या होते हैं, कौन से इनकम पे किसको टैक्स देना पड़ता है, ग्लोबल इनकम क्या है, इंडियन इनकम क्या है, सब आपको पता चलेगा चैप्टर नंबर 1 से। इससे ना 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता था अभी तक हर साल कितने नंबर का आता था, 6 नंबर का, और इसको पढ़ने में लगते थे 7 दिन। बहुत इजी चैप्टर और 6 नंबर स्कोर करना बहुत इजी था। अभी अभी ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ है बच्चों, इसको उनने क्या कर दिया है, अभी साइडलाइन कुछ कम रहे हैं, तो इसका भरोसा नहीं है कि ये आएगा या फिर नहीं आएगा। अभी मैं इसको कोई मार्क्स नहीं एलोकेट कर रहा हूं कि ये आता है कि नहीं आता है। फिर भाई स्टेटस पता करने के बाद मुझे पूछना पड़ेगा भैया क्या क्या इनकम हुई। तो सुनो, इनकम टैक्स वाले कहते हैं कोई व्यक्ति 5 तरीके से इनकम अर्न कर सकता है। कोई व्यक्ति कितने तरीके से इनकम अर्न कर सकता है, 5 तरीके से। इनकम अर्न करने के 5 चैप्टर से 5 घराने हैं, 5 हेड्स, उनको हम इनकम टैक्स में क्या कहते हैं, 5 हेड्स है। तो इनकम अर्न करने का जो सबसे पहला तरीका है वो है सैलरी। 5 हेड्स है और जो फर्स्ट हेड है बच्चों वो क्या है, आपका सैलरी। कोई इंसान सैलरी से इनकम अर्न करता है तो उसकी सैलरी से इनकम कैसे कैलकुलेट होगी, कौन से खर्चे सैलरी में से माइनस किए जाएंगे, उस सैलरी की इनकम पे कैसे टैक्स कैलकुलेशन करना है, ये सारी बातें आपको कौन सा चैप्टर सिखाएगा, सैलरी वाला चैप्टर सिखाएगा। तो सर सैलरी कैलकुलेट करना तो बहुत ही आसान है। भाई ने कहा 1 लाख रुपए पर मंथ सैलरी मिलती है, तो 1 लाख इंटू 12 कर देंगे तो ये आ गई सैलरी। नहीं, ऐसा नहीं होता। सैलरी भी मिलती है, कभी कभी उसको बोनस भी मिलता है। आपने कभी पढ़ा होगा अकाउंट्स में मैनेजरियल कमीशन करके भी होता है। तो बोनस पे टैक्स देना है नहीं देना है, कमीशन पे टैक्स देना है या फिर नहीं देना है। बच्चों बहुत बार है ना, एम्प्लॉय को रहने के लिए घर मिल जाता है
चलाने के लिए कार मिल जाती है, नॉन मॉनिटरी चीजें मिल जाती है। तो क्या नॉन बच्चे मतलब होता है कभी कभी तो कि स्कूल में एजुकेशन बच्चों का क्या कर दिया, फ्री कर दिया। तो भाई ऐसी काफी सारी चीजें होती है, नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स वगैरह क्या होते हैं, रिसीव होते हैं। तो कार क्या टैक्सेबल है, नहीं है, वो सैलरी में जुड़ेगी तो किस अमाउंट से जुड़ेगी, कैसे जुड़ेगी, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। इन सब का कैलकुलेशन हम कहां करते हैं, सैलरी चैप्टर के अंदर करते हैं। और दोस्तों ये रहेगा आपका चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2। ठीक है। इसके बाद सरकार कहती है कि कोई व्यक्ति कैसे इनकम अर्न कर सकता है, अपना मकान किराए पे देके इनकम अर्न कर सकता है। हाउ ही कैन अर्न द इनकम, बाय रेंटिंग दी हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी को किराए पे देकर क्या करी है, इनकम अर्न करी है। तो भैया उस किराए की इनकम को कैसे कैलकुलेट करना है, किराए की इनकम में से क्या क्या खर्चे माइनस कर सकते हैं। मकान मालिक को किराया तो मिला, लेकिन साथ में उसने इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा किया, लिफ्ट के ऊपर खर्चा किया, वॉचमैन के ऊपर खर्चा किया, और बहुत सारे बिल्डिंग का इंश्योरेंस करा रखा था। तो भैया खर्चे कौन से माइनस होंगे, कैसे माइनस होंगे, कैसे इनकम कैलकुलेशन किया जाएगा, इसका पूरा एक चैप्टर है आपका हाउस प्रॉपर्टी। ये रहेगा आपका चैप्टर नंबर 3। दिस विल बी योर चैप्टर नंबर 3। यस, रिया आपने एकदम करेक्ट कहा। फिर कोई इंसान इनकम अर्न कर सकता है बिजनेस करके, उसको कहते हैं पीजीबीपी। क्या कहेंगे उसको, पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। या बिजनेस करके पैसे अर्न कर सकता है या प्रोफेशन करके पैसे अर्न कर सकता है। सो यहां पर आएगा पीजीबीपी, है ना, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, पीजीबीपी। बेटा उसका मीनिंग क्या है, मेरे को थोड़ा सा हिंदी में बताना एक बार। शमशान की बात कर रहा क्या तू? शमशान कौन सी कैटेगरी में आता? भाई मेरे को डरा मत रे। आई थिंक वही पूछ रहा क्या, मतलब या शमशान या मुर्दाघर। आई डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज ब्रोथल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रोथल यार? हाँ, शमशान घाटी होता क्या? यस, है ना, तो बेटा पता करना पड़ेगा। वैसे तो यार पीजीबीपी, सो बिजनेस, वैसे अब यार लोकल अथॉरिटी के होते हैं शमशान घाट यार, कोई इंडिविजुअल भी चालू कर सकता है शमशान का बिजनेस। एक्चुअली क्या है, अरे कंपनियां करने लग गई, मैं बता रहा हूं, आजकल बिजनेस हो गया कंपनी का। क्या हुआ, मशीन आते, मतलब कहाँ शमशान घाट तक जाएंगे पैदल चल के, धूप में बारिश बारिश गिर रही, कितनी समस्या है। क्या करते, एक कंपनी है जो कि क्या करेगी, गाड़ी लेकर आएगी, लाश को गाड़ी में डाला और वही की वही लोटे में रख दे देते आपको और चले जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं आपको। तो वो कंपनी फॉर्म में कर रहे होंगे, या फिर कोई इंडिविजुअल भी कर सकता है, वो इंडिविजुअल गाड़ी ओन करता है, गाड़ी भेज दी, ठीक है। हाँ, ब्रोथेल, ब्रोथेल, जो सो लाइक यहां पर पीजीबीपी इज अवर चैप्टर नंबर बच्चे 4। तो कैसे हम किसी बिजनेस करने वाले की इनकम कैलकुलेट करेंगे और वो कैसे टैक्स पे करेगा, ये आपको समझ में आएगा चैप्टर नंबर 4 के अंदर। सर आप तो मार्क्स बताने वाले थे, आपने मार्क्स क्यों नहीं बताया? बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं, बस मार्क्स बता रहे हैं। फिर सरकार कहती है कि आप पैसे कैसे अर्न कर सकते हो, शेयर्स बेच के, घर बेच के, कैपिटल गेन्स, अपनी असेट बेच के। मैं तो बहुत सीधा हूं बेटा, मैं बहुत सीधा हूं, आप लोग बहुत खतरनाक दिख रहे। ये चैप्टर नंबर 5 है, कैपिटल गेन्स। अगर देखो किसी का बिजनेस है मोबाइल बेचना, तो मोबाइल बेचने से जो इनकम होगी वो कहां जाएगी, पीजीबीपी के अंदर, ठीक है। तो आप अपना स्टॉक इन ट्रेड बेचते हैं तो कहां आता है, पीजीबीपी के अंदर। लेकिन हम अपनी क्या बेचते हैं, असेट्स बेचते हैं, है ना, असेट्स विच इज नॉट योर स्टॉक इन ट्रेड, तो आपके लिए क्या एप्लीकेबल हो जाता है, कैपिटल गेन्स। अब जो समस्या क्या आती पता है, अब क्लाइंट आया अपने पास,
तो क्लाइंट से पूछना पड़ेगा कि तू रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट। वैसे तो शक्ल देख के समझ में आ जाता है कि रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट। मैक्सिमम लोग तो क्या आते हैं, रेसिडेंट ही आते हैं। हाँ, आप जैसे मुंबई में प्रैक्टिस करो, तो मुंबई में प्रैक्टिस करोगे तो यू विल गेट क्लाइंट्स जो कि क्या है, कभी कोई फिल्म आर्टिस्ट है या क्रिकेटर्स है, हो गया इंडिया में, इंडिया से काफी बाहर रहने लग गए, कभी आते हैं इंडिया में, कभी बाहर जाते हैं, तो वहां ऐसे क्लाइंट्स मिलते हैं। इंडिया इंदौर में तो जनरली अपन को रेसिडेंट मिलते हैं। तो रेसिडेंट है, मैंने पूछूंगा उससे क्या क्या इनकम अर्न करते, बोले सर मैं जॉब करता हूँ। तो ठीक है भैया, मैं उसकी सैलरी की क्या मांगूंगा डिटेल्स। फिर मैं उससे पूछूंगा भाई कोई मकान वकान तो नहीं है तुम्हारे नाम पे, बोले सर है ना मकान यार, 2 मकान है किराए पे दे रखे, तो भैया किराए की इनकम भी देनी पड़ेगी। तो यार मतलब एक चैप्टर से काम नहीं चलेगा। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भाई की इनकम निकालो, तो वो क्या करेंगे मालूम है, सैलरी को भी क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, उसके बाद मकान भी दिलवा देंगे, मकान की इनकम भी करवा देंगे। बोले मैं रात को क्या ठेला लगाता हूँ सराफे में, तो वहां बिजनेस इनकम भी अर्न करता हूँ, तो सुबह मैं जॉब करता हूँ और रात को मैं ठेला लगाता हूँ सराफे में, तो भाई बिजनेस की इनकम भी आपको क्या करनी है, कैलकुलेट। फिर मैंने शेयर भी बेच दिया, जमीन भी बेच दी थी, ये भी कर दिया, तो भैया कैपिटल गेन एक क्वेश्चन की क्या बनेगी, खिचड़ी। और कुछ इनकम जो यहां नहीं आती ना, वो कहां जाती है, अदर सोर्सेस में। तो वो रहेगा आपका चैप्टर 6 अदर सोर्स। एफडी कर दिया, शेयर्स पे डिविडेंड मिल गया, तो भैया ये सब कौन सी इनकम हो गई आपकी, अदर इनकम। देखो कैपिटल गेन्स कब होता है, जब असेट बेची, बिजनेस कर रहे हो तो पीजीबीपी, मकान किराए पे दिया, मकान तो क्या लगता है आपका, हाउस प्रॉपर्टी। और सैलरी की जो इनकम इन चारों में नहीं आती है, जो चारों में नहीं आती वो कहां आती है, अदर सोर्सेस। नाउ इन एग्जाम हाउ दे आस्क क्वेश्चन, फलाना व्यक्ति इज वर्किंग इन अ कंपनी पार्ट टाइम, he owns 2 house property which is rented, he is earning salary like this, सैलरी मिला, बोनस मिला, कमीशन मिला, मकान किराए पे दिया तो ये मिला, साथ में उसने बिजनेस भी कर लिया जैसा मैंने कहा, शेयर भी बेच दिए, ये भी कर दिया, डिविडेंड की इनकम हो गई, एफडी पे क्या मिल गया, ब्याज। इन सब का मिला के एक 15 नंबर का या 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, 20 मार्क्स। ये सब मिलाकर कितने के हैं, 20 नंबर के। प्रोफेशन वाले की ये बेटा यहीं आ जाती है, बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये पीजीबीपी का मतलब ही होता है बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो कंपनी सेक्रेटरी, डॉक्टर्स, लॉयर्स, आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर सब यहां आते हैं। अब ये मिलाकर कितने का आता है बच्चे, 20 मार्क्स का। अब बताए मुझे सैलरी पढ़ाने में कितना टाइम लगता है, 1 महीना। बिजनेस हेड पढ़ाने में कितना टाइम लगता है पता है, 1 महीना। 2 महीने तो सिर्फ क्या पढ़ते हो, ये चैप्टर पढ़ते हैं, और फिर 2 महीने में बचा कुछ इनकम टैक्स क्या हो जाता है, खत्म। अब कितना दुख होता है जब देखो ये पिछला पेपर है, बहुत दुख होता है बच्चे में, इतना दुख होता है मैं क्या बताऊं। पूरे 1 महीने सैलरी पढ़ाता हूं मैं, 1 महीने सैलरी पढ़ाया, देखो ये पहला ही क्वेश्चन आया है ना, पहला ही क्वेश्चन था, मिस्टर रोहित इज इंडिविजुअल, इतने साल का है, रेसिडेंट है, मतलब ऊपर लिखा, आपको तो चलो कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोल दिया भैया की क्या है, वो रेसिडेंट है, क्योंकि मैंने बोला स्टार्ट ही कहां से करते हैं, देखेंगे कि उसका स्टेटस क्या है। फिर वो भैया वो क्या है, डॉक्टर है शायद, है ना, डॉक्टर है, प्रैक्टिशनर है, तो डॉक्टर का उसने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दे दिया। फिर वो नीचे लिख दिया कि ही इज वर्किंग पार्ट टाइम विद केयर हॉस्पिटल, तो उसको सैलरी भी क्या होती है, रिसीव होती है। फिर नीचे बोलेंगे वो घर भी क्या करता है, ऑन को घर भी ऑन करता है, और 50% उसने किराए पे दे दिया है, आधे में खुद रहता है, आधे को क्या करते हैं। इसलिए क्या कर रहे हैं बच्चों, देखो वो मिक्स कर रहे हैं, और ऐसा ही क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करना ये। लेकिन देखो इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा क्या होता है पता है, ऐसा बड़ा क्वेश्चन आने से उस चैप्टर के डेप्थ में नहीं जाते, हर चैप्टर का बेसिक 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 क्या होता है चीजें पूछ लेते हैं। तो मतलब क्वेश्चन लेंथी है, क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिव आ रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिक पॉइंट पे नहीं बन रहे, तो स्कोर करना कोई इतना गलत नहीं है, इतना बुरा मुझे नहीं लगता कि स्कोर करना है, बट स्टिल शेयर का रास्ता है ये। यहां पर स्कोर करना मतलब यहां अगर आपने स्कोर कर लिया तो पेपर में, इस पेपर के अंदर आपकी एग्जाम्शन पक्की है। ये 20 नंबर ये जो भी है, आपको एग्जाम्शन लाने के लिए सिर्फ ये 20 नंबर, पास आप हो जाओगे, क्योंकि मैं आगे जो चैप्टर के नाम दूंगा उसमें कोई समस्या नहीं है। यहां आगे के चैप्टर्स में कंबाइन क्वेश्चन नहीं आते कि ये भी मिक्स कर दिया वो भी मिक्स कर दिया, आगे के चैप्टर सब अलग अलग पूछते हैं, तो उसमें यह होता है कि बच्चा स्कोर कर लेता है। 2-2, 3-3 दिन के चैप्टर्स होते हैं, जैसे मैंने पीजीवीपी आपको बोला कि इतने दिन का, आपको एक सेट ऑफ करके चैप्टर पढ़ाऊंगा, वो कितने दिन का चैप्टर होगा, 2 दिन का चैप्टर होगा। एक क्लबिंग करके चैप्टर पढ़ाऊंगा, एक रिटर्न ऑफ इनकम करके चैप्टर पढ़ाऊंगा, अभी मैं लिखवा रहा हूं उसके बारे में। 2-2, 3-3 दिन के चैप्टर्स है, और वहां पे आपको बहुत इजीली 30 नंबर स्कोर करने के लिए
मिल जाएंगे। तो मेरा सजेशन ये होता है, आपको नॉलेज तो सबका होना चाहिए भैया, हम तो स्टार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं, ये 20 नंबर के लिए नहीं देखना है, नॉलेज हमको पूरा चाहिए। लेकिन ये एक रास्ता है और दूसरा रास्ता मैं बताता हूं। ये 5 चैप्टर के बाद दोस्तों क्या होता है पता है, ये पांचों इनकम पूछ ली, कभी कभी क्या होता है दूसरे की इनकम, कभी कभी दूसरे की इनकम, इनकम आपकी होगी टैक्स में को देना पड़ेगा, इनकम इनकी होगी टैक्स में को देना पड़ेगा, इनकम बच्चे की होगी टैक्स पापा को देना पड़ेगा, इनकम बच्चे की होगी या वाइफ की होगी हस्बैंड को क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो देखो एक बात बताओ, जनरली जिसकी इनकम होती है वही टैक्स देता है कि नहीं देता है? जनरली जिसकी इनकम होती है वही टैक्स देता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरे की इनकम पे कोई और व्यक्ति क्या दे देता है, टैक्स। अच्छा ऐसे केसेस ज्यादा होंगे कि कम होंगे? आपके हिसाब से कम ही होंगे, लेकिन कुछ केसेस है इनकम टैक्स में, उसको क्या कहते हैं, क्लबिंग ऑफ इनकम, क्लबिंग ऑफ इनकम कहते हैं। ठीक है, दूसरे की इनकम पे आपको क्या देना पड़ जाएगा, टैक्स। अब ऐसे कितने केसेस होंगे, तो ये आपको पता चलेगा चैप्टर नंबर 7 में। तो अब मैं क्लाइंट से जब मैं पूछ लूंगा आपका स्टेटस बताइए, चलो सैलरी की इनकम बताओ, बिजनेस की इनकम बताओ, मकान की इनकम बताओ, कोई शेयर्स वेयर्स तो नहीं बेचे, कोई एफडी वेफडी का सेविंग अकाउंट पे ब्याज व्याज तो नहीं मिल रहा है आपको, ये सब पूछ लिया मैंने उससे। अब मैं पूछूंगा भाई तेरी शादी हुई क्या, बीवी बच्चे हैं क्या, तो बच्चे हैं, बच्चे तो बच्चे की इनकम पूछूंगा कि बच्चों को क्या क्या इनकम हुई। कभी कभी बच्चों की जो इनकम होती है वो पापा के अंदर क्या हो जाती है, क्लब। दोस्तों इतने इंटरेस्टिंग प्रोविजन है उसके अंदर, उस चैप्टर नंबर 7 के अंदर। कभी कभी दूसरे की बीवी की इनकम पे भी आपको टैक्स देना पड़ सकता है, ऐसा हो सकता है दूसरे की बीवी की इनकम हो रही है लेकिन टैक्स को देना पड़ रहा है आपको। विल स्टडी अबाउट इट, ऐसे कौन कौन से केसेस है, इसका पूरा चैप्टर है, आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 7। इसके बाद दोस्तों जरूरी थोड़ी कि इनकम ही हो, लॉस भी तो हो सकता है। अब मान लो कोई व्यक्ति 2 बिजनेस रन कर रहा है, एक में प्रॉफिट है और एक में क्या है, लॉस। तो इस केस में सरकार ऐसा नहीं बोलती लॉस भूल जाओ, प्रॉफिट पे क्या दे दो, टैक्स। सरकार बोलती एक बिजनेस में 5 लाख का लॉस है, एक में 8 लाख का प्रॉफिट है, तो सरकार बोलती आपस में क्या कर लो, सेट ऑफ कर लो। तो लॉस को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, सेट ऑफ करते हैं। तो हम सेट ऑफ कैसे करते हैं, सेट ऑफ के क्या रूल्स होते हैं, तो भैया हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। एंड बच्चों कभी कभी ये होता है कि हम सेट ऑफ कर ही नहीं पाएंगे, क्यों बताओ, एक ही बिजनेस है, अब लॉस हो गया तो सेट ऑफ नहीं कर पाओगे, तो क्या करोगे, सेट ऑफ नहीं होगा तो आप अगले साल कैरी फॉरवर्ड करोगे। कैरी फॉरवर्ड करने से क्या होगा कि अगर अगले साल आपको प्रॉफिट होता है तो फिर आप अगले साल क्या कर सकते हो, पिछले साल का लॉस सेट ऑफ कर सकते हो। कैरी फॉरवर्ड कब करते हैं, कैसे करते हैं, कितने सालों के लिए करते हैं, इसका पूरा एक चैप्टर है दोस्तों, कैरी फॉरवर्ड। ये रहेगा चैप्टर 8, चैप्टर 8। अच्छा सुनना, ये दोनों मिला के है ना 6 मार्क्स से, ये दोनों मिलाकर 6 मार्क्स के हैं, दोनों मिला के 6 मार्क्स के हैं। लड्डू, ये वाले लड्डू लेने हैं और इसको एग्जाम में कर कर आना है। कितने दिन लगेंगे सर, क्लबिंग पढ़ाने में 2 दिन लगते हैं बच्चे, सब कुछ हो जाता है, और सेट ऑफ को पढ़ाने में 3 दिन। कॉन्सेप्ट तो आधे घंटे का है, लेकिन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने के लिए हमारे को क्या लगता है, टाइम लगता है। ये दोनों चीजें 6 नंबर आपको देके जाएगी, ये करना है। फिर अब होता क्या है, होता ये है कि यार ये हमने सेट ऑफ वगैरह कर लिया, सेट ऑफ वगैरह करने के बाद जो इनकम बचती, पांचों हेड का टोटल कर लिया, दूसरे की इनकम भी जोड़ दी, लॉस है तो हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। इसके बाद जो आता है उसको कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। इसको कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। इसको कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। सुनो, ग्रॉस टोटल इनकम पे टैक्स नहीं देना पड़ता। अब आ गई ना आपकी इनकम तो आ गई, लेकिन ग्रॉस टोटल इनकम पे टैक्स नहीं देना पड़ता। सरकार डिडक्शंस देती है। क्या देती है? डिडक्शन। आप अपनी इनकम कम कर सकते हैं। आपने सुना होगा LIC की पॉलिसी
खरीदने से इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलता है, मेडिकल पॉलिसी खरीदने से सरकार क्या करती है, कुछ बेनिफिट्स देती है, डोनेशन करने से सरकार क्या करती है, कुछ बेनिफिट देती है। तो होता क्या है, हम इनकम में से डिडक्शंस को क्या कर देते हैं, माइनस। सरकार ने कुछ कहा है कि यहां यहां इन्वेस्टमेंट करोगे तो क्या मिलेगी, डिडक्शन। तो डिडक्शन किसको मिलती है, कब मिलती है, क्या करने पे मिलती है, कैसे मिलती है, कितने अमाउंट की मिलती है, इसका पूरा एक चैप्टर है, तो हम वहां पर पढ़ेंगे लेस डिडक्शन। डिडक्शन, ठीक है बच्चे, डिडक्शन माइनस करते हैं। तो इसके बाद आती है टोटल इनकम। टोटल इनकम, टोटल इनकम आती है। तो ये डिडक्शन का जो चैप्टर है, डिडक्शन का जो चैप्टर है दोस्तों, वो रहेगा चैप्टर 9। ठीक है, चैप्टर 9। अच्छा, ये भी, ये ना आप 4 मार्क्स का माने, 4 मार्क्स। लेकिन एक समस्या रहेगी इसके साथ कि यार ये ना इसके साथ मिक्स करके पूछा जाएगा। किसके साथ, ये ऊपर जो दे रखा है ना, इनके साथ मिक्स करके देखा जाएगा। ठीक है, तो जो, अब जैसे ये इसलिए मैं बोलता हूँ कि यार इस चैप्टर इनमें स्कोर करना इसलिए थी कि ज्यादा चैप्टर की मिक्सिंग नहीं होती। किसी किसी को क्या होता है, टेंशन हो जाता है कि यार बहुत सारे चैप्टर एक साथ आ गए तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। मैं क्लास में इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा बेटा कि आपको वो अनोखा नहीं लगेगा, लेकिन स्टिल फिर भी एग्जाम प्रेशर में आप कुछ भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो इतने सारे चैप्टर में इतने सारे प्रोविजन रहेंगे, किसी का कुछ भी कॉम्बिनेशन बन जाएगा। पर ठीक है, ये जो टोटल इनकम है ना, टोटल इनकम, इस पे टैक्स कैलकुलेट करते हैं। इस टोटल इनकम पे हम क्या करते हैं, टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, टैक्स कैलकुलेशन, जो टैक्स आ गया, जो टैक्स आ गया उसको अपन कहते हैं टोटल टैक्स, उसको हम कहते हैं टोटल टैक्स। जो टैक्स आ गया उसको बच्चे हम कहते हैं टोटल टैक्स। अब सुनना, जितना टैक्स बना ना, उतना टैक्स कभी हो सकता है कि पे ना करना पड़े। जितना टैक्स हमारा बनता है उतना हमें पे करने की जरूरत नहीं भी हो सकती। आपने कभी नाम सुना है टीडीएस का, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स? जैसे नाटा सर से इनकम हो रही है निखिल सर की, तो निखिल सर की इनकम हो रही, तो नाटा सर क्या करते हैं, निखिल सर को पूरी इनकम नहीं देते, निखिल सर की इनकम में से क्या करते हैं, इनकम टैक्स कट कर देते हैं और किसके पास जमा कर देते हैं, गवर्नमेंट के पास। तो निखिल सर क्या बोलेंगे कि मेरा इतना टैक्स तो गवर्नमेंट आपको ऑलरेडी मिल चुका है। या आपने एडवांस टैक्स का भी नाम सुना होगा, एक होता है टीडीएस, एक होता है टीसीएस और एक होता है एडवांस टैक्स। तो ना बच्चे, एक टोटल टैक्स में से हम क्या माइनस कर देते हैं, टीडीएस, टीसीएस और एडवांस टैक्स माइनस कर देते हैं। तो टोटल टैक्स में से हम माइनस कर देते हैं टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स। टीडीएस कौन काटता है, कब काटता है, कितना काटता है, कब नहीं काटता है, कैसे काटता है, इसका बेटा पूरा एक चैप्टर रहेगा। टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स का एक चैप्टर रहेगा और ये रहेगा चैप्टर नंबर 10। जिसको थ्योरी से प्यार है, एकदम थ्योरी, प्योर थ्योरी, बहुत रटने वाले लोग जिसको मजा आता है रटने में, 4 नंबर यहां से ला सकते हैं, 4 नंबर यहां से ला सकते हैं कम से कम। हाँ हाँ, मतलब अगर आपका जैसे क्या हुआ कि आपका टैक्स 0 बन रहा था, लेकिन आपका टीडीएस क्या हो गया, कट गया, तो मतलब आपका टैक्स बनना ही नहीं था, फिर भी आपका टीडीएस कट गया, तो जो पैसा है वो आपको रिफंड मिल जाता है। इसको इनकम टैक्स रिफंड कहते हैं। तो टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स कितने मार्क्स का है दोस्तों, 4 मार्क्स का। इसको मैं मार्क कर देता हूं इस तरीके से कि यार ये इंडिविजुअली पूछा जाएगा और मैं बोलूंगा कि यार भाई रटने वाली चीज है, दिमाग लगाना नहीं, जिसको रटने की आदत है, जिसको समझ, मतलब समझना क्या, जिसको रटा गया मजा आ जाएगा। 4 नंबर इजीली है, बहुत इजी मिलेंगे 4 नंबर यहाँ पे। 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं। अब बताओ, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती, प्रोविजन याद है, आराम से लिख के आ सकते। अब बच्चों सुनो, इनकम टैक्स में साल भर में जो भी किया, ये जितना भी कांड किया, कौन कौन आपका स्टेटस क्या है, कहां कहां से इनकम अर्न करी, ये सारी चीजें इनकम टैक्स को बतानी तो पड़ेगी। तो बताने के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा, वो फॉर्म को बोलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न।
तो ये सारी चीजें शो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा। इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा। रिटर्न कब भरते हैं, कौन भरता है, कैसे भरता है, क्या है रिटर्न्स के अंदर डिटेल्स जाती है, ये सारी बातें हम एक चैप्टर में पढ़ेंगे दोस्तों। उसका नाम रहेगा चैप्टर 11। चैप्टर 11 जो है, चैप्टर 11 जो है ये आपको देगा 4 मार्क्स। फोर मार्क्स। स्कोर करना आसान है, सुनो, किसी को पास होना है तो टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, और इधर से क्या बचा आपका इनकम टैक्स रिटर्न, और इधर से आपका क्या बचा ये आपका सेट ऑफ और क्लबिंग। इन चैप्टर को पढ़ने में कितना टाइम लगता है मालूम है, 6 मार्क्स का वो और 4 नंबर के वो 8, 14 नंबर का, 14 नंबर का पढ़ने में लगते हैं 10-12 दिन बस। 10-12 दिन कैन गिव यू 10 to 14 मार्क्स। और इसके लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती। टोटल मार्क्स कितने हो गए, ये 20 हो गया है ना, ये 20 नंबर का है, और ये 26 और 4 30, 38 है ना। अब बचे कितने मार्क्स अपने, 12 मार्क्स। अब 12 मार्क्स में मैं आपको बताऊं ना, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, ये जो 20 नंबर का क्वेश्चन जो है ना, एक तो कंबाइंड क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन ये जो कैपिटल गेन चैप्टर है ना, कैपिटल गेन चैप्टर, इसका आपको एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। 6 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। अलग मतलब एक तो ये कंबाइंड में भी आ सकता है, 6 मार्क्स का अलग आएगा ही आएगा, क्योंकि आज की तारीख में इतना हो गया। आज कोई सैलरी वाला आता है ना हमारे पास रिटर्न भराने के लिए, वो शेयर मार्केट में कांड करके बैठा ही होता है। हर कोई शेयर मार्केट कर रहा है आजकल, तो आज बहुत पूछते, शेयर बेच दिए ना, जमीन बेच दी ना, ये बेच दिया, तो 6 मार्क्स का आप ये मान के चलिए आता है। तो अब मेरे दिमाग में क्या बैठ गया पता है, मेरे दिमाग में बैठ गया मुझे कैपिटल गेन बहुत अच्छे से करना है। मेरे दिमाग में बैठ गया कि यार ये आपका टीडीएस, टीजर एडवांस है, रिटर्न ऑफ इनकम, और इधर से क्या करना है आपका क्लबिंग और ये। अब सुनो, अब बचे कितने मार्क्स आपके, 6 मार्क्स और बचे। तो 6 मार्क्स और बचे तो बेटा इसके अंदर एक तो ये आ जाएगा है ना, ये और टैक्स कैलकुलेशन, ये और आपका क्या आ जाएगा टैक्स कैलकुलेशन, मिलाकर आपको क्या देते हैं 6 मार्क्स देते हैं। अब किस्मत रही आपकी, किस्मत रही आपकी, रेजिडेंशियल स्टेटस वापस से पूछना चालू हो गया, तो रेजिडेंशियल स्टेटस, सेट ऑफ, टीडीएस और रिटर्न ऑफ इनकम, 4 मिला के आपको बहुत अच्छा स्कोर देंगे। नॉलेज तो आपको क्लास में काफी मिल जाएगा, ये मैंने आपको स्कोर करने का तरीका बताया। अगर आपने देखो क्या होता है, स्टेप मार्किंग मिलती है हमारे टैक्स में। अब ये 20 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसा तो है नहीं कि आपको कुछ भी याद नहीं आएगा, आपको बहुत चीजें आ भी रही होगी, नहीं आ रही, तो 20 नंबर के क्वेश्चन के अंदर आप आराम से 8-10 नंबर इजीली ला सकते हो, अगर आपको थोड़े बहुत प्रोविजंस पता है, सैलरी आता है, हाउस प्रॉपर्टी आता है, जितना जितना आता है उतना उतना कर दो तो बहुत। और अबाउ 40-45 भी स्कोर हो सकता है मेरे सब्जेक्ट में, 50 नंबर का जो है हो सकता है, अगर किस्मत रही और ये 20 नंबर का वही क्वेश्चन आ गया जो हमने क्लास में प्रैक्टिस की है। अगर आ गया, अभी तक तो 3 अटेम्प्ट में तो वही हो रहा है, 3 अटेम्प्ट से वही हो रहा है कि जो हम क्लास में कर रहे हैं वही एग्जैक्टली वो 15-20 नंबर में आ जाता है। अब कब तक चलेगा ऐसा सिलसिला, आई डोंट नो, कोई नया नहीं बना जब तक। मैं क्या करता हूं, कुछ नहीं, 20 अटेम्प्ट के क्वेश्चन क्लास में करा देता हूं, उसके बाहर कुछ बनता ही नहीं है। अभी तक इंस्टीट्यूट चेंज कर ही नहीं, और हो सकता है डायरेक्ट टैक्स कोड आ गया ना, अगर डायरेक्ट टैक्स कोड अगर ये बजट में आ गया, सबसे इजी पेपर आपको इनकम टैक्स का मिलेगा, क्योंकि उनको कुछ पूछना ही नहीं है, उनको डिफिकल्ट पूछना है, क्योंकि इनकम टैक्स तो क्या होने वाला है, खत्म होने वाला है। फिर वो ऐसी चीजें पूछ लेंगे जो डायरेक्ट टैक्स कोड में और इनकम टैक्स में क्या है, सेम है, कॉमन है। तो वो मैं बता दूंगा आपको कि भैया देखो अभी ये चीजें कॉमन है, इसके आने के चांसेस अब क्या हो गए ज्यादा, चल जाएगा पता अपने को। तो दोस्तों ये अपना स्कोरिंग रहेगा। एमसीक्यू नहीं आते क्या इनकम टैक्स में, 15 नंबर के क्या रहते हैं एमसीक्यू रहते हैं, है ना, 15 नंबर। तो जो 20 नंबर मैंने वहां लिखे थे बेटा, तो 20 नंबर में 15 नंबर का तो क्वेश्चन आता है, फिर एमसीक्यू वगैरह भी पूछते हैं। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको शेयर किया है, मार्किंग सिस्टम जो इन लोगों ने कर रखा है। ओके, तो इनकम कैसे निकालते हैं, तो स्टेटस पता कर लो, फिर कितना सोर्स होते हैं 5, फिर दूसरे की इनकम क्या कर दो क्लब, लॉस है तो क्या कर दो माइनस, ग्रॉस टोटल इनकम है तो क्या माइनस करो रिडक्शन, तो आ गई टोटल इनकम, एंड आखिरी में टीडीएस। ये पूरा आपका इनकम टैक्स का सिलेबस है। मात्र आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, 11। ठीक है, मार्किंग मैंने आपको बता दी। ठीक,
कल हम इनकम को और डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे, इनकम के बारे में और कुछ पॉइंट देखने की कोशिश करेंगे। आज हम यहीं पर अपनी सभा समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे गाइस। हो गई आपकी क्लास खत्म? बची है किसकी? निखिल सर, रोहित सर?